हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और वो विषय है भूगोल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 54 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा, कक्षा है 6, विषय है तो आज का विषय है सामाजिक विज्ञान। उसके बाद है प्रकरण, प्रकरण है मानचित्र। ठीक है, उसके बाद अवधि मेंशन करेंगे। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में भूगोल विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में प्रकृति प्रेम की भावना जागृत करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को भौगोलिक तत्वों का ज्ञान कराना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को भौगोलिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना। ठीक है, उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र मानचित्र के बारे में जानने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र विभिन्न प्रकार के मानचित्र के बारे में जान सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र मानचित्र का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, श्यामपट कार्य, संकेतक और कक्षा उपयोगी सामग्री इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा मानचित्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए, प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्रम संख्या में मान लिखेंगे छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं विटामिन डी पाने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सूर्य की किरणें। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? सूर्य की किरणें। अब इस शब्द को लेकर छात्र अध्यापक
पुनः एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं ग्रह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, जीवन जीने के लिए कौन सा ग्रह में संभव है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, पृथ्वी का भौगोलिक स्वरूप एवं स्थान देखने के लिए किसका सहयोग लिया जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मानचित्र का सहयोग लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, मानचित्र के बारे में आप क्या जानते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग भूगोल के मानचित्र पाठ को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, ठीक है, यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी। इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य, ठीक है। सबसे पहले देखिए शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे मानचित्र और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, मानचित्र पृथ्वी की सतह आया इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, ठीक है। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं, ठीक है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे मानचित्र, पहला पॉइंट में लिखेंगे मानचित्र पृथ्वी की सतह आया इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, मानचित्र किसे कहा जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मानचित्र पृथ्वी की सतह आया इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, ठीक है। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, मानचित्र कितने प्रकार की होती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे मानचित्र के प्रकार, ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि देखिए पहला है भौतिक
मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य पर या चार्ट पेपर के माध्यम से इस तरह आप मानचित्र के प्रकार को दर्शा सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, मानचित्र के प्रकार भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, अब एक एक करके इन तीनों मानचित्र को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए शिक्षण बिंदु पर पहले लिखेंगे भौतिक मानचित्र। ठीक है, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हेडिंग देंगे भौतिक मानचित्र और इसमें लिखेंगे पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हेडिंग देंगे राजनीतिक मानचित्र और इसमें लिखेंगे राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे थीमेटिक मानचित्र और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हेडिंग देंगे थीमेटिक मानचित्र और इसमें लिखेंगे कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, पर्वत, पठार, मैदान आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं। उत्तर देते हैं भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं। उत्तर देते हैं थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें बच्चों के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों का ध्यान ना भटके। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न कर सकते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे, मानचित्र किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे, मानचित्र के प्रकार बताइए। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षा केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे,
राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं। और तीसरा प्रश्न करते हैं, थीमेटिक मानचित्र किसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। ठीक है, इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, मानचित्र किसे कहते हैं। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है।